हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय 12th का जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पात्रों में लैंगिक जनन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पुष्पीय पात्रों में लैंगिक जनन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिकली बात कर चुके हैं किसके बारे में। हम लोग जो पुंकेसर था, पुंकेसर यानी कि बहुत सारे पुंकेसर मिलकर किसको बनाते हैं, पुमंग को बनाते हैं। तो पुमंग की इकाई जो पुंकेसर था, उस पुंकेसर को हम लोग कट किए थे और कट करके देखे थे कि उसके अंदर हमको क्या मिल रहे थे। जो परागकोश था, परागकोश के अंदर दो पालियां मिल रही थी। प्रत्येक पाली के अंदर हमको कोश दिखाई पड़ रहे थे। अगर हम बात करें तो हम लोग देख रहे थे किसके बारे में, पुंकेसर, पुंकेसर की संरचना के बारे में देख रहे थे, संरचना के बारे में देख रहे थे। तो पुंकेसर की संरचना के बारे में जब हम देख रहे थे तो हम लोगों ने पुंकेसर की संरचना में क्या देखा था, हम लोगों ने भैया जी पुंकेसर की संरचना में कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर देखा था, इस शेप का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को जब हमने देखा तो इसका जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला, इस भाग को हमने क्या कहा था, परागकोश कहा था। क्या कहा था, परागकोश कहा था, परागकोश कहा था। इस परागकोश को जब हम कट करेंगे, बीच से कट करेंगे, और इस परागकोश को जब हम बीच से कट करके देखेंगे तो यही परागकोश हमको कुछ इस शेप में दिखेगा। यही परागकोश हमको कुछ इस शेप में दिखेगा, इस शेप में, इस आकार का दिखेगा। अब ये जो हमको इनके बीच में जो स्थान मिल रहा है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये परागकोश जो है ये कितनी पालियों में बटा हुआ है। तो ये भैया जी दो पालियों में बटा हुआ है, एक और एक, दो पालियों में। तो कितनी पालियां हैं इसमें, दो पालियां हैं, पालियां होती हैं, दो पालियां। अब इन पालियों में अगर हम देखेंगे तो एक पाली में हमको कुछ ये कोष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक पाली में कितने कोष्ठ हैं, दो कोष्ठ हैं, और दोनों पालियों में कितने हैं, चार कोष्ठ हैं। तो इनको हमने क्या कहा था, इन्हीं को हमने कहा था कोष्ठ। क्या कहा था, कोष्ठ कहा था, कोष्ठ। अब इस कोष्ठ के आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी कोष्ठ के आगे हम देखेंगे कि जो कोष्ठ है, इसी कोष्ठ को क्या कहा गया है, लघु बीजाणु धानी कहा गया है। लघु बीजाणु, बीजाणु, इसी कोष्ठ को भैया जी क्या कहा गया है, तो इसी कोष्ठ को हमने कहा है लघु बीजाणु धानी कहा है। क्या कहा है, लघु बीजाणु, बीजाणु धानी बोला है, धानी कहा है। तो ये जो लघु बीजाणु धानी हमको दिखाई पड़ रही है, तो ये जो परागकोश के कोष्ठ होते हैं, इन्हीं कोष्ठों को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो जब हम लघु बीजाणु धानी के अंदर जाएंगे, जब हम इन लघु बीजाणु धानी के अंदर जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि क्या, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, बीजाणु धानी की संरचना, संरचना। तो लघु बीजाणु धानी की हम लोग संरचना देखेंगे। अब लघु बीजाणु धानी की जब हम लोग संरचना देखेंगे तो इसमें भैया जी हमको क्या देखने को मिलेगा, जब आगे बढ़ेंगे तो हमको कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस शेप का। अब ये जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर में अगर हम अंदर जाएंगे तो इसी में जो कोष्ठ थे, जो कोष्ठ 1 2 3 और 4, इन्हीं को हमने क्या कहा था, कोष्ठ कहा था, कोष्ठ कहा था। और यही कोष्ठ आगे चल के क्या कहलाते हैं, लघु बीजाणु धानी कहलाते हैं, लघु बीजाणु, बीजाणु धानी कहलाते हैं। अब ये जो कोष्ठ लघु बीजाणु धानी कहलाते हैं, इसी लघु बीजाणु धानी के अंदर, इसी लघु बीजाणु धानी के अंदर जब हम देखेंगे तो इसी में निर्माण होता है किसका, परागपुटी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, परागपुटी का। तो ये क्या है, ये होती है परागपुटी। क्या होती है, परागपुटी। तो ये जो परागपुटी होती है, इस परागपुटी के अंदर अगर हम जाएंगे, इस परागपुटी के अंदर अगर हम जाएंगे तो इस परागपुटी के अंदर भैया जी हमको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। इसी के अंदर
इसी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, और जो कोशिकाएं देखने को मिलेंगी उन कोशिकाओं को क्या कहेंगे, उन कोशिकाओं को कहेंगे अधो स्तरीय कोशिका। कोशिका क्या कहेंगे, अधोस्तरीय कोशिका कहेंगे। अब इस अधोस्तरीय कोशिका के अंदर, अब इस अधोस्तरीय कोशिका के अंदर अगर हम इस अधोस्तरीय कोशिका के अंदर जाएंगे तो भैया जी इस अधोस्तरीय कोशिका के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है भैया जी अधोस्तरीय कोशिका में विभाजन। लेकिन ध्यान रखना कि एक स्टेज आती है, इसको हम हाइपोडर्मल अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, और इसके आगे एक स्टेज आती है जिसको हम प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। तो इसी से बनती है क्या भैया, प्रप्रसु कोशिका। क्या बनती है, प्रप्रसु कोशिका। तो प्रप्रसु कोशिका जो होगी, कौन सी कोशिका, प्रप्रसु। ये जो प्रप्रसु कोशिका होंगी, प्रप्रसु कोशिका जो होंगी, कोशिका, इन कोशिकाओं में क्या होगा, आगे चल के समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा इन्हीं कोशिकाओं के अंदर, प्रप्रसु कोशिका के अंदर। तो ध्यान रखना, दो प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी हमको। कितने प्रकार की, दो प्रकार की कोशिकाएं हमको मिलेंगी। अब दो प्रकार की जो कोशिकाएं मिलेंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी। पहली कोशिका जो होगी उसको हम कहेंगे क्या, पहली कोशिका को हम लोग कहेंगे भैया जी प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहेंगे, कोशिका कहेंगे। और दूसरी जो होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे लघु बीजाणु जनन कोशिका। क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कोशिका। तो ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगी, कौन सी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होगी भैया जी, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करेगी, फिर से तीन लेयर का निर्माण करेगी। फिर से तीन लेयर का निर्माण करेगी, और किसके अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर। तो लघु बीजाणुधानी जो होती है इसी के अंदर कितनी लेयर का निर्माण करेगी, तीन लेयर का। तो ये तीन लेयर जो बनाएगी वो कौन कौन सी बनाएगी, तो हम लोग देखेंगे। एक तो हमने देखा कि ये जो लघु बीजाणुधानी है इसमें एक लेयर पाई जा रही है, इसको हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा बाह्य त्वचा। क्या कहा, बाह्य त्वचा कहा। अब इसी के अंदर जब हम जाएंगे तो इसी के अंदर तीन परतों को जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये बनाएगी, तीन लेयर को। अब ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका तीन लेयर कौन कौन सी बनाएगी, तो तीन लेयर अगर हम देखेंगे तो पहली लेयर बनाएगी जिसको बोलेंगे अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम, तो अंतस्थीसियम बनाएगी। और दूसरी परत जो बनाएगी ये कौन सी बनाएगी, परत, मध्य परत। तो अंतस्थीसियम और मध्य परत, और सबसे लास्ट यानी कि सबसे अंदर वाली ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी टैपिटम। क्या कहलाएगी, टैपिटम कहलाएगी। तो टैपिटम सबसे अंदर होगी, और सबसे बाहर कौन सी होगी, बाह्य त्वचा, और बीच में कौन सी होगी, अंतस्थीसियम और मध्य परत। एक चीज यहां पर ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अंतस्थीसियम और मध्य परत होती है, अंतस्थीसियम और मध्य परत, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों पराग कोश के स्फुटन में सहायक होती है। किसमें, स्फुटन में सहायक होती है या सहायता करती है। तो हम ध्यान देंगे कि परागकोश के स्फुटन में सहायता कौन करता है, तो अंतस्थीसियम या इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये दोनों क्या करती हैं, परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। तो हम लोग अब इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो इसमें पहली तो बाह्य त्वचा पाई जा रही है, और सेकंड नंबर पर इसी में अगर हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर पर एक और लेयर इसी में पाई जाएगी,
इसी के अंदर सेकेंड नंबर पर एक और लेयर पाई जाएगी भैया जी, और ये जो सेकेंड नंबर पर इसी के अंदर लेयर पाई जाएगी, इस परत को क्या कहते हैं? तो इस परत को कहते हैं अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम, ये अंतस्थीसियम हो जाएगी। और अंतस्थीसियम के अंदर जब हम जाएंगे, अंतस्थीसियम के जब हम अंदर जाएंगे तो हमको एक और लेयर दिखाई पड़ेगी, ये 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 एक भी हो सकती है, और संख्या में ये 2 भी हो सकती हैं, और संख्या में ये 3 भी हो सकती है, संख्या में ये 3 भी हो सकती हैं। ठीक, अब इसमें जब हम देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर की हमको दिखाई पड़ रही, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे मध्य, क्या कहेंगे? मध्य परत। अब इस मध्य परत के बाद और अंदर जब जाएंगे हम, तो इसके अंदर हमको एक और लेयर दिखाई देगी, वो सबसे इनर लेयर होती है, मोस्ट इनर लेयर जिसको हम बोलेंगे। ये मोस्ट इनर लेयर जो होती है, ये कौन सी होती है? तो ये मोस्ट इनर लेयर जो होती है, इसी को हमने नाम दिया क्या? इसी को हमने कहा टैपिटम। क्या कहा? टैपिटम। तो ये टैपिटम जो होती है, ये उसी के अंदर होती है। अब इसी के अंदर जब हम जाएंगे तो इसी के अंदर भैया जी हमको क्या देखने को मिलेगा? इसी के अंदर हमको लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं मिलेंगी। कौन सी? लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं, चारों तरफ। ये कौन सी मिलेंगी हमको? लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं को हमने क्या कहा? तो इन कोशिकाओं को हमने कहा लघु बीजाणु जनन कोशिका। क्या कहा? लघु बीजाणु जनन कोशिका कहा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज में देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं, कौन सी? लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं, लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं, कोशिकाएं। ये जो लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं, हमने आपसे कहा कि ये यहां पर देखिए, हमने आपसे कहा कि ये टैपिटम लेयर है, टैपिटम लेयर है। इसके बाहर और भी बहुत सारी परत होती है, हम आपको बता चुके हैं। ये मध्य परत है। इसके बाहर अगर हम जाएंगे तो इसके बाहर हमको इंडोथीसियम मिलेगी, अंतस्थीसियम मिलेगी, अंतस्थीसियम। और उसके बाहर हम अगर जाएंगे तो उसके बाहर हमको कौन सी मिलेगी? बाह्य त्वचा मिलेगी। कौन सी? बाह्य त्वचा मिलेगी। ये बाह्य त्वचा हो गई। अब इसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसी के अंदर भैया जी हमको मिलती है कौन सी कोशिकाएं? ये बहुत सारी कोशिकाएं हमको इसी के अंदर देखने को मिलती हैं, लघु बीजाणु धानी के अंदर। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं। लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं क्या करेंगी? आगे चल के यही लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं बदल जाएंगी भैया जी किसमें? यही लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं आकार में वृद्धि करेंगी। किसमें वृद्धि करेंगी? आकार में वृद्धि करेंगी, अपने आकार को बढ़ाएंगी, आकार में वृद्धि करेंगी। और जब आकार में इनकी वृद्धि होगी तो यही कोशिकाएं आगे चल के कहलाएंगी लघु बीजाणु ऊतक। क्या कहलाएंगी? लघु बीजाणु ऊतक या माइक्रोस्पोर टिश्यू कहलाएंगी। अब ये जो लघु बीजाणु ऊतक होगा, ये आगे चल के लघु बीजाणु ऊतक जो होगा भैया जी, ये आगे चल के हम देखेंगे क्या करेगा। तो ये आगे चलकर कहलाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहलाएगा? मात्र कोशिका। तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये कैसी है? ये 2n है। कैसी है? 2n है, डिप्लॉयड होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएं, ये सारी कैसी होंगी? 2n होंगी या डिप्लॉयड होंगी। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी,
इसमें होगा क्या? तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें हम लोग कर लेंगे क्या? इसमें हम लोग कर लेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसी कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा इसके अंदर, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर, तो हम लोग देखेंगे, जैसे हमने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हमने आपसे कहा, यहां पर देखिए, हमने आपसे कहा कि ये इसके अंदर क्या पाई जा रही है? इसी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जा रही हैं। कौन सी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये कौन सी हैं? ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं भैया जी, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ये क्या करेंगी? अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। और ये जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, अर्धसूत्री, तो ये एक कोशिका, हमने कहा ये एक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन अगर होगा, इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये एक कोशिका डिवाइड हो जाएगी कितने में? 2 कोशिकाओं में। कितने में? 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, 2 कोशिकाओं में। तो हम जानते हैं कि ये कैसी थी? ये 2n थी। कैसी थी? 2n थी। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे इसमें? 46 थे। 46 थे। तो इसके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो दोनों में आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 23 इधर आ जाएंगे और 23 इधर आ जाएंगे, यानी कि n ये हो जाएगी और n ये हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएंगी? हैप्लॉयड होंगी। डिप्लॉयड में जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगे द्विगुणित कोशिका में, तो आगुणित में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आगे हम देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? अर्धसूत्री सेकंड करेंगे। क्या करेंगे? अर्धसूत्री सेकंड करेंगे। अर्धसूत्री जब सेकंड करेंगे तो ये कोशिका जो होगी, 2 कोशिकाएं, ये कितने में कन्वर्ट हो जाएंगी? 4 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएंगी। कितने में? 4 में। और ये अर्धसूत्री सेकंड जो होगा, ये किसकी तरह होगा? ये समसूत्री की तरह होगा। बिल्कुल किसकी तरह होगा? समसूत्री की तरह। अब अर्धसूत्री सेकंड में जो क्रोमोसोम नंबर 23 है, ये 23 ही ट्रांसफर होंगे। किसमें? सेकंड अर्धसूत्री में। अब ये बनेगी कितनी कोशिकाएं? 4। अब ये जो 4 कोशिकाएं बनेगी, अब ये जो 4 कोशिकाएं बनेगी, इन कोशिकाओं को भैया जी क्या कहेंगे? तो इन कोशिकाओं को हम देखेंगे तो इन्हीं कोशिकाओं को, चारों को हम क्या कह देंगे? इन्हीं को कह देंगे लघु बीजाणु, लघु बीजाणु चतुष्क कह देंगे। क्या कह देंगे? लघु बीजाणु चतुष्क कह देंगे, या माइक्रोस्पोर टेट्राएड कह देंगे। अब ये लघु बीजाणु चतुष्क जो बना है, लघु बीजाणु चतुष्क, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लघु बीजाणु है। क्या है? लघु बीजाणु है। अब अगर हम आगे की बात करेंगे, आगे की, तो आगे ये जो लघु बीजाणु चतुष्क होगा, लघु बीजाणु चतुष्क, ये क्या करेगा? तो ये आगे चल के भैया जी, लघु बीजाणु चतुष्क आगे चल के क्या करेगा? आगे चल के अगर हम देखेंगे तो हम लघु बीजाणु चतुष्क की एक कोशिका को बाहर निकालते हैं, और एक कोशिका को जब हम बाहर निकाल करके देखेंगे, इस लघु बीजाणु चतुष्क की एक कोशिका को जब हम बाहर निकाल कर देखेंगे, तो क्या हमको दिखाई पड़ेगा? तो हम देखेंगे ध्यान से। हमने कहा ये क्या है? लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क की एक कोशिका है। अब ये एक कोशिका जो होगी लघु बीजाणु चतुष्क की, इसमें क्या होगा? इसमें जो बीच में केंद्रक पाया जा रहा है, बीच में, इस केंद्रक में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा, विभाजन होगा। और इसी के अंदर निर्माण होगा किसका? इसी के अंदर निर्माण हो जाएगा भैया जी किसका? रिक्तिका का। रिक्तिका या वैक्यूल्स का निर्माण हो जाएगा, तो रिक्तिका भी बन जाएगी। अब आगे क्या होगा? अब ये जब समसूत्री विभाजन करेगा केंद्र, तो आप लोग बताओगे कि कितने केंद्रक बनेंगे? 1 बनेगा या 2 बनेंगे? तो हम जानते हैं कि आगे इसी में हमको कितने केंद्रक देखने को मिलेंगे? इसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसी में हमको 2 केंद्रक देखने को मिलेंगे। कितने? 2 केंद्रक, एक ऊपर और एक नीचे।
दो केंद्रक। अब ये दो केंद्रक जो मिलेंगे इसी के अंदर, और इसी में भैया जानते हैं हम रिक्तिका भी होगी, क्या होगी, रिक्तिका। अब ये दो केंद्रक जो मिलेंगे, इसमें से एक केंद्रक को कहते हैं, इसमें से एक केंद्रक को कहते हैं वर्धी केंद्रक। क्या कहते हैं, वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक, केंद्रक। और एक केंद्रक को कहते हैं जनन केंद्रक, केंद्रक, जनन केंद्रक। और यही वर्धी केंद्रक जो होता है, यही वर्धी केंद्रक जो होता है, इसी के ऊपर हम देखेंगे, इसी के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसी के आगे बढ़कर हम देखेंगे तो हमको कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसी के आगे। अब आगे इसमें क्या होगा, ये थोड़ा मिच्योर हो जाएगा, ये थोड़ा मिच्योर हो जाएगा, और इसी के अंदर, इसी के अंदर दोनों केंद्रक पाए जाएंगे, ये और एक नीचे केंद्रक होगा ये। अब ये जो नीचे वाला केंद्रक होगा, इसको हमने जनन केंद्रक बोला है। क्या बोला है, जनन केंद्रक। क्या बोला है, जनन केंद्रक। और इसको हमने क्या बोला था, वर्धी केंद्रक, या इसी को हमने कह दिया वर्धी कोशिका, कोशिका। और नीचे वाले को हमने क्या कह दिया, नीचे वाले को हमने जनन केंद्रक कह दिया, या जनन कोशिका कह दिया, जनन कोशिका कह दिया, कोशिका कह दिया। तो जनन केंद्रक और जनन कोशिका दोनों बन गई। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब इसमें हम देखेंगे कि हम लोग एक, जब लघु बीजाणुधानी पढ़ रहे थे तो लघु बीजाणुधानी में हमने सबसे अंदर की एक परत पढ़ी थी जिसका नाम था टैपिटम, टैपिटम, टैपिटम। तो टैपिटम के कई सारे लक्षण होते हैं। एक तो ये क्या करती है, ये बहुगुणिता दर्शाती है, बहुगुणिता दर्शाती है, गुणिता दर्शाती है। दूसरा, ये बहु कोशिकीय होती है, बहु कोशिकीय होती है। और तीसरी बात, ये एक प्रोटीन स्रावित करती है, और कौन सी प्रोटीन, स्पोरो पॉलेनिन, स्पोरोपोलेनिन नामक क्या करती है, प्रोटीन स्रावित करती है। और ये स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन क्या करती है, ये जो संरचना बनी है, इसी को हमने क्या कहा, परागकण कहा, इसी को हमने क्या कहा, परागकण कह दिया। इसी संरचना को हमने भैया जी क्या कह दिया, ये जो संरचना है इसी को हमने परागकण कह दिया, परागकण कह दिया। ध्यान रखना है कि स्पोरोपोलेनिन जो होती है, ये क्या करती है, इस परागकण के ऊपर, इस परागकण के ऊपर एक बाहर से कवरिंग करती है, एक बाहर से लेयर बनाती है। और जो बाहर से लेयर भैया जी इसमें बनाएगी, उस लेयर को क्या कहेंगे, उस लेयर को कहेंगे बाह्यचोल। क्या कहेंगे, बाह्यचोल, या एग्जाइम के नाम से जानेंगे। तो हम लोग आगे देखेंगे इसी में कि कैसे इसके ऊपर से कवर बनती है। तो आगे जब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे इसी में, तो हम आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे पराग कण की संरचना, परागकण की क्या देखेंगे, संरचना देखेंगे। तो परागकण की जब हम लोग संरचना देखेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे, हमने कहा एक ये हुई। अब इसी के अंदर अगर हम बात करेंगे, इसी के अंदर अब ये जो बाहर से लेयर है इसको हमने क्या कह दिया, ये जो अंदर से लेयर है भैया जी, ये जो अंदर से लेयर हमको दिख रही है, ध्यान देंगे, ये जो अंदर की लेयर हमको दिख रही है इसको हमने कह दिया अंतःचोल। क्या कह दिया, अंतःचोल। ध्यान रखना, ये जो अंतःचोल होता है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है भैया जी पैक्टोज
प्लस सेल्यूलोज लोज। तो पैक्टोज प्लस सेल्यूलोज दोनों मिलकर इसको बनाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसका बना है, ये बना है पैक्टो सेल्यूलेज सेल्यूलोज। तो ये पैक्टो सेल्यूलोज का क्या बना होता है, जो अंतः कवर होती है, अंदर की कवर। इसमें हम बताए थे आपको, इसमें दो कोशिकाएं पाई जाएंगी, एक नीचे कोशिका पाई जाएगी और एक ऊपर कोशिका पाई जाएगी। ये ऊपर वाली को हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था वर्धी कोशिका, वर्धी कोशिका। और बाहर वाली जो थी अंदर इसमें, इसको हमने क्या कहा था, जनन कोशिका, जनन कोशिका बोला था, कोशिका कहा था। अब इसमें ध्यान देंगे, ये जो अंतःचोल है इसके बाहर से एक कवर बनेगी, अंतःचोल के बाहर से एक कवर बनेगी कुछ इस शेप में, इसी के बाहर से। इस शेप में। अब ये जो बाहर से इसी के कवर बन रही है, ये वाली जो कवर है, इस कवर को क्या बोला गया है, तो ये कवर जो होती है इसको बोलते हैं बाह्य चोल, बाह्य चोल। अच्छा, इसको बाह्य चोल क्यों बोलते हैं, इसको बाह्य चोल क्यों बोलते हैं, बाह्य चोल, बाह्य चोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से कवरिंग होती है, बाहर से कवरिंग। ध्यान रखना, ये जो बाह्य चोल होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है स्पोरो पॉलिनिम की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिम की बनी होती है। और ध्यान रखना है कि स्पोरोपोलिनिम जो है ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, तो पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है भैया जी, तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो क्या है, स्पोरोपोलिन होता है। स्पोरोपोलिन क्या करता है, परागकण के बाहर की कवर, जिसको बाह्य चोल बोलते हैं, उसको बनाने का काम करता है। अब अगर इसी में देखेंगे तो इसमें हमको ये छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखो बीच बीच में जगह छूटी हुई है छूटी या नहीं, तो ये जो छिद्र दिखाई देते हैं, इन्हीं छिद्रों को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं छिद्रों को कहा जाता है जनन छिद्र। क्या कहा जाता है, जनन छिद्र। तो ये जो है संरचना, यही संरचना किसकी होती है, परागकण की होती है। आशा करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। कल हम लोग नए चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बारे में, जो गुरु बीजाणु जनन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे जायांग की संरचना कैसी होती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको नए वीडियो में।